मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर बहुत सारी बीमारियों से विजय हासिल की है। ऐसी कुछ बीमारियां हम सभी जानते हैं जो कभी लाइलाज थीं या जिनसे बहुत सारी मौतें होती थीं, बहुत सारी दुश्वारियां होती थीं, वो आज इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी हैं। ऐसी ही एक बीमारी है पोलियो। पोलियो से बहुत विकलांगता होती थी, पर आज पोलियो की बीमारी से हमारा देश मुक्त है। पर ये हुआ कैसे? इसके पीछे ऐसी क्या वजह थी जिसने ऐसी गंभीर बीमारियों को, चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, बहुत सारी बीमारियों से हमने जो विजय प्राप्त की है, इसके पीछे ऐसी क्या वजह है? तो हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे है एक बहुत बड़ा कारक जिसको हम कहते हैं टीका, वैक्सीनेशन। भारत में बहुत बृहद पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए निश्चित तौर पर हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारी जनता भी धन्यवाद की पात्र है, जिसने इस पद्धति को समझा और वैक्सीन लेकर भारत को विश्व में उन देशों के बीच खड़ा किया जो बहुत सारी जो संक्रामक बीमारियां हैं या अन्य बीमारियां हैं उनसे मुक्ति पा चुके हैं। इसके बारे में आज हम और बात करेंगे कि टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन कितना बड़ा विषय है। इसके लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव जी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल और महिला रेफरल हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन बहुत ही कॉमन है, हम सभी जानते हैं। वैक्सीन शुरुआत से लगाई जाती है, बच्चा जब पैदा होता है। तो ये जो टीका होता है ये किस तरह प्रभावी होता है रोगों से लड़ने में या रोगों से बचाव? वैक्सीन बेसिकली एक तरह का एंटीजन है जो हम बिना उस बीमारी को हुए बच्चे को देते हैं, ताकि उस बीमारी पे जब भी बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया उनको एक्सपोजर मिले तो पहले ही उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो और उससे वो बच जाएं और उनसे उनके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके जो बैड आउटकम है लाइक डेथ है वो सबसे बचाया जा सके। ये जो वैक्सीनेशंस होते हैं ये सारी जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जिस वैक्सीन को आप लगाएंगे, जिस तरह का एंटीजन आप इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, उसी बीमारी के प्रति आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी। बाकी जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का रहता है सिस्टम, वैसे ही काम करता है। दूसरी बीमारी की जो इम्यूनिटी होगी वो जो नॉर्मल रूटीनली होती रहती है, जिसमें कि खतरे भी रहते हैं कि मान लीजिए अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया या ज्यादा एक्सपोजर हो गया उस वायरस का तो खतरा भी हो सकता है, तो उसका नेचुरल होता रहेगा। बट जिस वैक्सीन को आप लगवा लेंगे उसके प्रति आपकी विशेष प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी और आगे चल के आपको बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों में कब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती है और कौन कौन से महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन है जो देने चाहिए? देखिए, बच्चों का वैक्सीनेशन तो पैदा होते ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर बर्थ पे हम बात करें तो उनको BCG का टीका लगता है, उनको हेपेटाइटिस B का टीका लगता है, उनको पोलियो वायरस पिलाया जाता है। तो अगर हेपेटाइटिस B देखें तो अगर किसी मदर को हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन है और बच्चा पैदा हो गया और इन परिस्थितियों में मदर हॉस्पिटल आई कि उसका टेस्ट नहीं हो सका और मीनवाइल बच्चा आपका डिलीवर हो जाता है, तो बच्चे को लगाने से जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस B वायरस का वो भी रुक जाता है काफ़ी हद तक, और फ्यूचर में उसको हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन मिले वो भी रुक जाता है। और उसके बाद फिर 6 वीक्स पे जो 1.5 महीने पे वैक्सीनेशन होता है वहाँ पे होता है, फिर 14 हफ्ते जिसे हम 2.5 मंथ्स बोलते हैं वहाँ पे होता है। तो कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन चलता रहता है और एडोलेसेंट एज पे भी कुछ वैक्सीन हमें लगवानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारा सरकारी तंत्र है इसमें कौन कौन सी मुख्य वैक्सीन हैं जो रोगों से बचाव के लिए लगाई जा रही हैं? हाँ, कई बार पेरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की वैक्सीन लगवाएं या प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन लगवाएं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैक्सीन हैं वो उतना ही अच्छी हैं जितना प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन है, तो कोई क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और गवर्नमेंट में निःशुल्क भी है, और गवर्नमेंट में निःशुल्क है, वो तो एक एडिशनल बेनिफिट है। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरा उद्देश्य रहता है कि वो वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल रहें जो ज़्यादा कम्युनिटी को बेनिफिशियल हो, जिसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें तो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, BCG की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन है, न्यूमोकोकल की वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस की वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन है, रुबेला की वैक्सीन है, इंद्रधनुष मिशन भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी वैक्सीन कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, कई वैक्सीन लगती है। अब एक डॉक्टर साहब पेनलेस वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, ये
है क्या? अगर आपके स्किन में कोई भी इंजेक्शन लगाया जाएगा तो थोड़ा स्किन बीच होगी, थोड़ा स्किन पेनिट्रेट करेगा कोई चीज, तो थोड़ा तो पेन होगा, तो ये नेचुरल है, उस पेन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो पेनलेस ये लोग कहते हैं, बेसिकली उसमें एंटीजन को इस तरह मॉडिफाइड किया जाता है कि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीन लगने के बाद, जैसे किसी को बुखार आ गया, किसी को वहां पे थोड़ा दर्द हुआ, हाँ वहां पे गांठ थोड़ी सी बन जाती है कई बार, तो ये चीजें जो है कम होती हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ये पेनलेस है। एक्चुअली अगर हम रियल सेंस में बात करें तो पेनलेस जैसा कुछ नहीं है। वैक्सीन हम दे ही इसीलिए रहे हैं कि आगे चल के फ्यूचर में उसको इससे संबंधित कोई बीमारी ना हो। तो ये देखा गया है कि जो पेनलेस होते हैं उनमें एंटीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से उनके साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। तो संभवतः उनकी इम्यूनिटी भी उतना अच्छी नहीं बन पाती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर वो इफेक्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा जो नेचुरल साइड इफेक्ट है, लाइक कि साइट पे पेन हुआ, थोड़ा नोडुल बन गया, तो इसमें एंटीजन है, प्रॉपर है, और वो अपना वर्क कर रहा है। बिल्कुल। तो अब हॉस्पिटलाइज्ड होने से बेहतर है कि 1-2 दिन का बुखार और 1-2 दिन का थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बर्दाश्त कर लिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो पेन होगा वो बहुत ज्यादा है, वो पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, एज अ सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, शुरुआत में तो जैसा आपने बताया कि 3 डोजेस तो लोग लगा लेते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, खेलता है, मान लीजिए बीमारी भी नहीं हो रही है, तो जो उसके और डोजेज हैं, उसको शायद बूस्टर डोज या कुछ इस तरह से कहते हैं, ये कितना हानिकारक हो सकता है? एक्चुअली जो भी वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं मोस्टली या तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए लगा रहे हैं, या अप टू 15 ईयर्स, जब तक कि हमारी जो इम्यूनिटी है उतनी अच्छी नहीं होती है, और खतरे बहुत होते हैं। तो हर वैक्सीन का एक शेड्यूल होता है, वो साइंटिफिकली स्टडी करने के बाद वो शेड्यूल बनता है, उसके एंटीजन के डोज और शेड्यूल पे अगर प्रॉपरली आप उसको लगाते हैं, उसी शेड्यूल पे फॉलो करते हैं, तभी जाके आपको उतने लेवल का प्रोटेक्शन मिल पाता है। अदरवाइज मिस करने से वो प्रोटेक्शन अधूरा रह जाता है, फिर ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन होने का और उससे रिलेटेड जो खतरे होते हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन है और इवन कई बार डेथ भी हो जाती है, तो ये सारे लॉसेस को आपको फिर, तो इसको जो है लग के और सारी डोजेज जो हैं, जो सारा शेड्यूल है उसको फॉलो कर, चार्ट में जो जो लिखा है किस किस मंथ पर लगेंगे, किस साल लगेंगे, वो लगाना है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि किसी ने 2 वैक्सीन लगाई, 14 हफ्ते वाली जो आपने बताया जी, वो लगाई है, या 2-2.5 महीने पर जो 6 मंथ पर लगती है वो छोड़ दी, उसको याद आया 1.5 साल बाद, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम लोग बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में कैच अप वैक्सीनेशन कहते हैं। तो हमें पूरा उनका शेड्यूल देखना पड़ता है कि उन्होंने कौन कौन सा मिस किया है, फिर उनका रीशेड्यूलिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली वैक्सीन में एक साइंस है कि जितने कम एज में आप वैक्सीन लगवाते हैं उतने ज़्यादा डोजेस देने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो टी सेल और बी सेल्स होते हैं मैच्योर नहीं होते हैं, तो एंटीजन मिलने के बाद भी उनका रिएक्शन बहुत हद तक अच्छा नहीं रहता है। लेकिन लेटर एज में वो 1 ही 2 डोज पे वो बात बन जाती है, जो कि आनी चाहिए। पहले जितनी कम उम्र में ये बीमारियां होंगी उतना ज्यादा घातक होंगी, तो इसलिए हमें शुरू से ही वैक्सीनेशन देना पड़ता है। तो इसमें तो हम ये कहेंगे कि जब जागिए तभी सवेरा, हालांकि भूलना नहीं चाहिए, शुरू से ही लगवाते रहना चाहिए। लेकिन अगर इन केस एनी परिस्थिति बस कुछ ऐसा हो गया कि आपका छूट गया, तो निसंकोच आप डॉक्टर से संपर्क करें, पीडियाट्रिशियन आपको बताएगा जो कि आपके लिए बेस्ट शेड्यूल क्या है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया था कि जो सरकारी तंत्र है उसमें भी बहुत रिगरस ये मॉनिटर होता है, पर हम आपके माध्यम से ये अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो होता है, और किस तरह हमारी जो सरकारी हॉस्पिटल्स की वैक्सीन है वो भी उतनी ही कारगर है या ज़्यादा कारगर है? किस तरह कोल्ड चेन मेंटेन आप लोग करते हैं कि उसकी जो प्रभावकारिता है वो सभी मेंटेन रहती है? देखिए, सभी बड़े सेंटर्स पे ILR अवेलेबल होता है, तो उसमें टेम्परेचर का मेंटेनेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसमें कोई ये हो। और ज़्यादातर वैक्सीन में वायल मॉनिटर लगे होते हैं टेम्परेचर की सेंसिटिविटी को लेके, तो उनका कलर रीड करके हम ये समझ जाते हैं कि ये वैक्सीन जो है टेम्परेचर से एक्सपोज हो गई है और अब इसकी इफिकेसी कंप्रोमाइज हो गई, तो वो वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो ये पूरा गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करती है। इस पर बहुत ज़्यादा मैन पावर भी एम्प्लॉयड हैं, वो बिल्कुल इसको स्ट्रिंजेंटली देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, मान लीजिए खराब वैक्सीन लग ही गई, जैसे एक्सपायरी दवा होती है, किसी ने एक्सपायरी दवा अगर खाता है तो ऐसा कहा जाता है कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा इस पे लोग ध्यान देते हैं, मेडिसिन में भी और इसमें भी। वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन तो आप उनको दे रहे हैं जो बीमार हैं, और वैक्सीन आप उनको दे रहे हैं जो हेल्दी है। तो हेल्थ केयर वर्कर इस जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। इसके बावजूद भी अगर कहीं पे इस तरह की कोई घटना हो जाती है कि उसकी डेट ओवर हो गई है या टेम्परेचर एक्सपोज
एक्सपोज हो गया तो साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है। टेम्परेचर वाले में तो ये है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसके एंटीजन डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अच्छा, तो मोस्टली जो है वो इफिकेसी कंप्रोमाइज ज़्यादा होती है रादर देन साइड इफेक्ट। जो सबसे ज़्यादा हम लोग बच्चों में अगर देखें साइड इफेक्ट वाली वैक्सीन है वो डीपीटी वैक्सीन है, स्पेशली टिटनस कंपोनेंट जो होता है उसकी वजह से पेन और फीवर काफ़ी आता है। तो यूजुअली छोटे बच्चों में मास जो है वो डेल्टॉइड में कम होता है, थाइज में हम लोग लगाते हैं। थाइज में मास मतलब मसल मास ठीक ठाक होता है तो वहाँ पे कोई इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और जब वहाँ पे लगती है तो उस जगह जहाँ पे लगती है वहाँ रेडनेस आ जाती है कई बार, वहाँ पे छोटा मोटा नोडूल इंडूरेशन टाइप का बन जाता है, गांठ जिसे हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में। और कुछ एक बार जो है देखने को आया है कि फीवर के साथ थोड़ा बहुत उल्टी या इरिटेट रहता है, बड़ा चिड़चिड़ा रहता है। तो ये नेचुरल साइड इफेक्ट हैं, ये 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल दे दें तो और जल्दी चले जाते हैं। मेरा उसमें ये कहना रहता है कि उससे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा उसको टच नहीं करना चाहिए उस एरिया को। तो अगर आप गंदे हाथों से उसको छुएंगे इन्फेक्शन तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, जो सरकार वैक्सीन दे रही है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे इन्फ्लुएंजा की है, उनको क्या लेना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें मैं पेरेंट्स को एक लाइन में एक बात ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जितनी वैक्सीन लगवा रही है वो वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उन वैक्सीन में से कोई छोड़ा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीमारियों से मुक्ति। अब रही बात वॉलंटरली या जो कुछ एडिशनल वैक्सीन की हैं, तो उस पर कुछ वैक्सीन हैं अगर वो पेरेंट्स लगवा सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, तो डॉक्टर से डिस्कस करके लगवाना चाहिए। अच्छा, हाँ, कि कितना उसकी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ अगर कोई पेरेंट इस तरह की वैक्सीनेशन की सुविधा लेना चाहे तो उसको क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। वैक्सीनेशन जैसे आम ओपीडी में पर्चे बनते हैं, वैक्सीनेशन का पर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो वहाँ पे बस आपको आना है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बच्चे का नाम बताना है, वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्लिप दे देंगे। फिर आपको डॉक्टर के चैम्बर में जाना है, वो लिख देंगे कौन कौन सी वैक्सीन एज के हिसाब से। और जैसे कैचअप की भी बात हुई थी कि अगर कोई वैक्सीन छूटी हुई है तो वो उस हिसाब से आपके बच्चे की करंट एज और कितना दिन हुआ छूटे और कितनी डोज के बाद छूटा, इन 3 परिस्थितियों के मद्देनजर वो एक शेड्यूल बना के लिख देंगे उस पर। फिर वो हमारे पास जो वैक्सीनेटर होते हैं वो आराम से आपके वैक्सीन लगा देते हैं। गवर्नमेंट के ऐप भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी ऐप हैं। उसमें आप इंटर करते रहेंगे तो आपको डायरेक्टली मैसेज भेज देते हैं कि अगला आपका शेड्यूल कब है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते अगर कुछ इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में कुछ छूट गया हो, शेयर करना चाहते हैं वैक्सीनेशन के बारे में? हाँ, एक ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, चूंकि ये जेनाइटल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक 75 to 90% प्रोटेक्शन देता है। और सर्वावैक जो भारत की ही प्रोडक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम ने SI ने बनाया है उसको, वो बहुत महंगी वैक्सीन नहीं है। उसमें हालांकि बहुत महंगी वैक्सीन भी है। आप ऐसे समझे कि गार्डासिल 4, गार्डासिल 9 जो है वो लगभग 11-12 हज़ार की वैक्सीन है। लेकिन वही वैक्सीन इंडियन प्रोडक्ट जो है, जो हमारा सर्वावैक 4 है, वो ऑलमोस्ट आपको 400-500 रुपए की मिल जाएगी। ये तो महिलाओं के लिए है? हाँ, ये वैसे तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा इसका यूज है। तो 9 से 14 साल के अंदर जरूर लगवाएं। और 14 तक नहीं लगवा पाए तो उसके बाद भी लगवा सकते हैं। उसका शेड्यूल डिफरेंट है, उसमें 3 डोज लगेगा और 14 से पहले 2 ही डोज लगेगा। तो बेहतर है कि पहले लगवा लें, 2 डोज में खर्चा भी कम आएगा और आसान है लगवाना। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि ह्यूमन पेप्लोमा वायरस को भी सीरियसली लें, उसकी वैक्सीन लगवाएं और कोई वैक्सीन छोड़ें नहीं। जो वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है कोई शेड्यूल अपना मिस ना करें, जरूर लगवाएं। अगर छूट गया है तो बिल्कुल निसंकोच अपने डॉक्टर को बताएं और वो कैचअप प्लान, हाँ, कैचअप प्लान पे स्विच हो जाए तो वो जरूर लगवा लें, उसमें कोई गलती नहीं होगा और सब बच्चा इम्यून रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने टीकाकरण पर इतनी अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। और अगर समय पर एक तो वैक्सीन लेंगे अपने बच्चों के लिए, और अगर छूट गई है तो कैचअप प्लान पर जरूर अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।